नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से हम जूलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। जूलॉजिकल ऑफ द हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन अर्थ के बारे में प्राप्त करते हैं। पृथ्वी ध्यान से समझिए, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? पृथ्वी की चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी की चर्चा जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति आती है। क्या? उत्पत्ति। कहा जाता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। अरब वर्ष पहले। एक और माध्यम है जिसके द्वारा बताया जाता है कि 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति न होकर के 3.7 अरब वर्ष पहले हुई है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि हम क्या सही मानेंगे। 4.6 अरब वर्ष पहले जो बताता है वह चंद्रमा की चट्टानी संरचना है। क्या है? चंद्रमा की चट्टानी संरचना, जो उल्का पिंड है, उल्का पिंडों की चट्टानी संरचना, ये बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी जितने भी चट्टानें पाई जाती हैं, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, उनके रेडियो एक्टिविटी के आधार पर, अर्थात देखिए, चट्टानों की उत्पत्ति तो हो चुकी थी, लेकिन जो उनमें रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जो गुण आए हैं वो बाद में आए हैं। इसी आधार पर हम कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 3.7 अरब वर्ष पहले हुई है। लेकिन जो मान्य है वो ये है, 4.6 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और किससे बताया गया? जो चंद्रमा पर चट्टान पाया गया। अब चंद्रमा की उत्पत्ति तो पृथ्वी से हुई है, तो सबसे पुरानी चट्टान चंद्रमा पर क्यों पाई गई? पुरानी चट्टान पृथ्वी पर भी पाई गई, ठीक है, लेकिन उनमें जो सबसे पुरानी चट्टान थी वो कहाँ पाई गई? चंद्रमा पर पाई गई। और उन्हीं चट्टानों का अध्ययन करके यह बताया गया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। आइए, हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं भूगर्भिक इतिहास, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, अर्थात पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक पृथ्वी पर क्या क्या बदलाव हुए हैं, कैसे बदलाव हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उस दौरान जो सबसे प्रमुख विद्वान का नाम आता है वो हैं कास्ते द बफन। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे, कास्ते द बफन। कहा जाता है कि इन्होंने एक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की परिकल्पना की थी जिसका नाम है पुच्छल तारा परिकल्पना। अब जब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तमाम प्रकार के सिद्धांतों का जन्म हो रहा था तो उस समय दो विचारधाराएं पनप रही थी। पहली विचारधारा जो थी वह अद्वैतवादी थी और दूसरी विचारधारा जो थी वो द्वैतवादी थी। अद्वैतवादी विचारधारा में कहा जाता था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किसी एक ही तारे के माध्यम से हुई है और वह तारा कौन है? सूर्य है। जबकि द्वैतवादी विचारधारा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, दो से अधिक तारों से हुई है, दो या दो से अधिक तारों से हुई है। तो जो कास्ते द बफन का सिद्धांत था पुच्छल तारा परिकल्पना, जिसका प्रतिपादन 1749 ईस्वी में किया गया था। 1749 ईस्वी में यह जो है द्वैतवादी था, अद्वैतवादी
वादी विचारधारा। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित जो प्रारंभिक प्रमाण दिया जाता है वो कास्ते द बफन, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान थे, इनके द्वारा दिया जाता है। फ्रांसीसी विद्वान। अब यहीं से हमारे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन प्रारंभ होता है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करने से पहले हम संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो ऐसी कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में हमारे लिए जानना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वे शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं। ये शब्दावलियाँ कुछ इस प्रकार हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, सबसे पहली जो शब्दावली आती है वो इरा है। इरा की जो हिंदी होती है महाकल्प। कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा कालखंड वाला समय होता है उसको हम इरा बोलते हैं। इरा, महाकल्प। दूसरा जो शब्द आता है इपोच। इपोच का तात्पर्य होता है युग। जो इरा है इसे हम इपोच में डिवाइड करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग और चतुर्थक युग। तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? इपोच के अंतर्गत। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो महाकल्प को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, वो है युग। अब इन युगों को जो है छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, जिसको हम शक बोलते हैं, शक या कल्प बोलते हैं। जैसे प्राइमरी युग ले लेते हैं हम, तो प्राइमरी युग को, प्राथमिक युग को 6 भागों में बांटा गया है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। तो ये जो छोटे छोटे भाग आते हैं ये कुछ करोड़ वर्ष के होते हैं, यानी कि 6 से 7 करोड़ वर्ष पुराने होते हैं। तो इनको हम शक या कल्प बोलते हैं, अंग्रेजी में पीरियड लिखते हैं। और एक जो अंतिम महत्वपूर्ण शब्दावली है, कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा कालखंड है। इनका इन तीनों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे कि आर्कियोजोइक, क्या? आर्कियोजोइक इरा। इरा मीन्स महाकल्प, जो सबसे बड़ा कालखंड वाला है। और प्रोटीरियोजोइक, प्रोटीरियोजोइक इरा। तो इन दोनों का जो कालखंड है इनको सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? इयॉन्स के नाम से जानते हैं। और इन्हीं दोनों के सम्मिलित स्वरूप को हम प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। ठीक है, तो एक प्रकार से इयॉन्स जो है सबसे बड़ा कालखंड वाला युग है, नाम है जिसको हम प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत हम आर्कियोजोइक इरा और प्रोटीरियोजोइक इरा को सम्मिलित करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कुछ महत्वपूर्ण शब्द। आइए हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित जो वास्तविक तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, जैसा कि हमने सीखा कि 4.6 अरब वर्ष हुई है। क्या? 4.6 अरब वर्ष पहले। ये इतना लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दें आप, बाद में नोट्स करें। 4.6 अरब वर्ष पहले हुई है। तो इसमें इसको हम 4 अरब 60 करोड़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4 अरब, 4.6 अरब का मतलब 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। अब इसमें 2 कालखंड आ गए, एक आपका 4 अरब आ गया है और दूसरा आपका 60 करोड़ आ गया है। तो विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब सूर्य या अन्य तारों से हुई थी तो वो उस समय बहुत ही गर्म थी। तपती हुई आग के गैस का गोला थी, तो तरल अवस्था में भी थी। तो पूरा 60 करोड़ वर्ष क्या लगा है? पृथ्वी के क्रस्ट
का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी के क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है उनमें जो समय लगा है, टोटल कितना लगा है, 60 करोड़ वर्ष लगा है। इसमें कहीं पर जीवन का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, जीवन की किसी भी प्रकार की संभावना का विकास नहीं हुआ है। इसीलिए इसको अजोइक इरा बोलते हैं, अजोइक इरा। अजीवी महाकल्प हिंदी में क्या बोलते हैं, अजीवी महाकल्प। इसमें जीवन का कोई अवशेष पाया नहीं गया है। अब बचता क्या है, 4 अरब। अब पृथ्वी का जो भी भूगर्भिक इतिहास है इसको छोड़ करके उसको हम कई भागों में बांटते हैं, लगभग 5 भागों में। पहला जो है आर्कियोजोइक आता है, आर्कियोजोइक। दूसरा प्रोटीलियोजोइक। तीसरा पैलियोजोइक। चौथा मेसोजोइक। एक पांचवा है सिनोजोइक। और सिनोजोइक के ही बाद आता है आपका नियोजोइक। नियोजोइक मीन जो सबसे नया है। तो ये 6 इरा हैं, ये सब आर्कियोजोइक इरा, प्रोटोलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, सिनोजोइक, नियोजोइक। अब इनका अपना अपना कालखंड रहा है। सबसे बड़ा जो कालखंड रहा है वो आर्कियोजोइक और प्रोटोलियोजोइक का सम्मिलित रूप से रहा है, जिसको अभी कुछ देर पहले हमने जाना था कि प्री कैम्ब्रियन। जब हम पैलियोजोइक का अध्ययन करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम पैलियोजोइक का अध्ययन करेंगे तो इसमें इसके विभिन्न प्रकार के शकों की बात करेंगे, जो पीरियड्स हैं इसके। उसमें सबसे पहला जो पीरियड आएगा वो कार्बोनिफेरस है। क्या है, कैम्ब्रियन है, माफ कीजिएगा, कैम्ब्रियन पीरियड है। तो कैम्ब्रियन पीरियड के पहले का जो भाग है वो सब किस नाम से जाना जाता है, प्री कैम्ब्रियन, अर्थात कैम्ब्रियन के पहले का भाग। तो प्री कैम्ब्रियन को हम इयॉन्स की संज्ञा से अभिव्यक्त करते हैं। तो इयॉन्स आर्कियोजोइक और प्रोटोलियोजोइक का सम्मिलित नाम है। पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित जो सबसे बड़ा महाकल्प है वो क्या है, तो वो जो सबसे बड़ा महाकल्प है वो इयॉन्स है। तो आइए इसकी जो चर्चा है हम एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। हमारी चर्चा का जो प्रारंभ होगा वो आर्कियोजोइक से होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा था अजोइक। तो ये छवों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जोइक या जीवी महाकल्प। क्यों, क्योंकि जीवन का जो प्रारंभिक अवशेष है वो आर्कियोजोइक के लास्ट में आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। आगे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब जीवी महाकल्प की बात करते हैं, जिसे हम जोइक इरा के नाम से जानते हैं। जोइक इरा, ध्यान दीजिए, जोइक इरा। इसका जो समय है ये कब से है, 4 अरब वर्ष पहले से अब तक। हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी, जबकि यहाँ पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं 4 अरब वर्ष पहले से कर रहे हैं। हमने यह भी जाना कि 4.6 में जो 0.6 अरब था, अर्थात जो 60 करोड़ वर्ष था, पृथ्वी को या पृथ्वी के क्रस्ट को बनने में लगा है, क्रस्ट के निर्माण में लगा है, अर्थात पृथ्वी के ठंडा होने में लगा है। अब जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो हमारा कौन सा इरा शुरू हो गया, जोइक इरा, क्योंकि अब धीरे धीरे जीवों का विकास प्रारंभ हो गया। तो आइए, जोइक इरा 4 अरब वर्ष पहले से अब तक। अब इस जोइक इरा को कई भागों में बांटा गया है। पहला जो है आर्कियोजोइक,
ध्यान दीजिए, या आर्कियन इरा बोलते हैं, ARCHENEARA, आर्कियन इरा। इसका जो कालखंड रहा है, ध्यान दीजिए, ये 4 अरब वर्ष पहले से अब तक, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब पहला जो आ रहा है आर्कियन इरा, अर्थात आद्य महाकल्प बोलते हैं इसको, आद्य महाकल्प हिंदी में बोलते हैं। अब 4 अरब वर्ष पहले से, अब अरब वर्ष, अरब को हम बी लिखेंगे और वर्ष को वाई लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 4 बिलियन ईयर्स एगो से 2.5 बिलियन वर्ष तक जो समय रहा है वो आर्कियन इरा का रहा है। आर्कियन इरा के बाद जो दूसरा आता है वो आता है हमारा प्रोटोलियोजोइक। क्या आता है, PROTEROJOIC, इरा। तो पूरा जीवी महाकल्प बोलते हैं इसको, पूरा जीवी महाकल्प। अब इसका जो कालखंड रहा है वो 2.5 बिलियन ईयर्स से 2.5 बिलियन ईयर्स से 0.59 बिलियन ईयर्स तक, 0.59 बिलियन ईयर्स, दशमलव लग जाएगा तो ये बिलियन ईयर्स हो जाएगा, अगर दशमलव हट जाएगा तो 59 करोड़ वर्ष तक किसका विस्तार रहा है, पूरा जीवी महाकल्प का। अब ये दोनों हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए इन दोनों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत जो आर्कियोजोइक है, प्रोटोलियोजोइक है, ये दोनों सबसे बड़े कालखंड हैं और इन दोनों कालखंडों को मिला करके किस नाम की संज्ञा दी गई है, EONS, इयोन्स बोलते हैं। इसे ही किस नाम से जाना जाता है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से जाना जाता है। तो आइए इन दोनों का अध्ययन हम अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो आर्कियोजोइक अर्थात आर्कियन इरा के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोजोइक इरा, इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका जो समय रहा है वो 4 अरब वर्ष पहले से लेकर के 2.5 अरब वर्ष तक का रहा है। तो कहा जा सकता है कि काफ़ी अधिक अवधि वाला महाकल्प रहा है। आर्कियोजोइक आद्य महाकल्प के नाम से इसे जाना जाता है और कहा भारत में या अन्य विश्व में लगभग हर जगह जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो किस युग से संबंधित है, ये आर्कियन इरा से ही संबंधित है। तो आर्कियन इरा में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, चाहे वो पृथ्वी के वायुमंडल से संबंधित हैं, चाहे वो चंद्रमा के वायुमंडल से संबंधित है, उन सब के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए लिखते हैं। तो जो आर्कियन इरा में घटनाएं घटित हुई थी उसमें सबसे पहला था ओल्डेस्ट, क्या था, ओल्डेस्ट नोन रॉक्स ऑन मून, ओल्डेस्ट नॉन मून रॉक्स, अर्थात चंद्रमा पर जो सबसे पुरानी चट्टानें पाई गई वो कब की पाई गई, वो आर्कियन इरा की पाई गई। दूसरा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ओल्डेस्ट नोन अर्थ रॉक, अब जब चंद्रमा पर सबसे पुरानी चट्टानें पाई गई तो कहाँ भी और कहाँ पाई गई, अर्थ पे भी पाई गई। अब समस्या यह उठता है कि दोनों पर पुरानी चट्टानें पाई गई, लेकिन उनमें जो सबसे पुरानी थी वो कहाँ की चट्टान थी, चंद्रमा की। इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा कि पृथ्वी की जो वास्तविक उम्र है 4.6 अरब वर्ष पहले की है, जिसकी जानकारी हमें चंद्रमा पर पाए गई चट्टानी संरचना के आधार पर मिली है। अब अर्थ रॉक्स,
तो पृथ्वी की जो सबसे पुरानी चट्टान का निर्माण हुआ है ये आर्कियन इरा में हुआ है। भारत में भी इससे संबंधित चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं। इन्हीं का अध्ययन हमें आगे करना है। अब अगला है द इवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर। प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण जो है इसी कालखंड के दौरान हुआ है। आगे है फर्स्ट केमोसिंथेसिस। फर्स्ट पहला पहली रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है, रासायनिक संश्लेषण जो हुआ है वो इसी युग में हुआ है। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, यानी धीरे धीरे अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो रही है। इससे हम यही समझ सकते हैं अब जब इनकी उत्पत्ति हो रही है तो धीरे धीरे किसका निर्माण हो रहा है, वायुमंडल का निर्माण प्रारंभ हो गया है। फोटोसिंथेसिस यानी पेड़ पौधे के द्वारा सबसे पहले जो आर्कियन इरा है इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। द लिविंग एटमॉस्फेयर, अब जब इनकी उत्पत्ति हो चुकी, देखिए प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण तब तक नहीं हो सकता है जब तक केमोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट ना हो, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ना हो। अब जब इनका निर्माण प्रारंभ हो गया, कहाँ, प्रारंभिक एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ आर्कियन इरा में, तो अब द लिविंग, अब तक तो वायुमंडल रहने लायक नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया भाई, वायुमंडल जो होता है जितने भी ग्रह पाए जाते हैं उन सभी के पास अपना अपना वायुमंडल होता है और उसका निर्माण भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब जब लिविंग एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो लिविंग एटमॉस्फेयर में जीव जंतुओं के जीवन की बात करते हैं हम। सभी ग्रहों पर जीव जंतुओं का जीवन, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों का जीवन नहीं पाया जाता है। पाया कहाँ जाता है, मात्र पृथ्वी पर। तो पृथ्वी से संबंधित जो प्रारंभिक वायुमंडल है प्रारंभिक आर्कियन इरा में होता है और आर्कियन इरा जब खत्म होने वाला होता है तो द लिविंग एटमॉस्फेयर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। द लिविंग एटमॉस्फेयर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये सब चीज़ें आप नोट भी करते रहें। इसके बाद अगला नोट करिए, इस इरा की चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव रहा है। क्या रहा है, जीवाश्म नहीं पाए गए हैं, जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव रहा। अब जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव रहा है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि जीव नहीं पाए जाते रहे हैं। जीव पाए जाते थे लेकिन उनके जीवावशेष कहीं पर मिले नहीं, तो जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव रहा है। चट्टानों की प्रधानता रही है। चट्टानों में कौन से चट्टान, ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों की प्रधानता रही है। तो जो अगला स्टेप है, ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता रही है। सोना तथा लोहा, सोना तथा लोहा जैसे धात्विक खनिजों की जो प्रचुरता रही है वो आर्कियन इरा में अधिक रही है। अब जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से नहीं पूछे जाते, वो अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। जैसे हमारा जो मुख्य अध्ययन का फोकस है वो भारत की भूगर्भिक संरचना का है। अब भारत की भूगर्भिक संरचना का जो प्रारंभ होता है वो आर्कियन इरा से होता है। तो सबसे पहले हमें आर्कियन इरा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब आर्कियन इरा की विशेषता क्या है, यहाँ पे लिखा गया है। ग्रेनाइट नीस की प्रधानता होती है, जीवाश्मों का अभाव होता है, सोना तथा लोहा पाए जाते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंस के जो मिनरल्स हैं, चाहे वो ये ग्रेनाइट नीस हो जाए, चाहे वो सोना लोहा हो जाए, ये सब आर्कियन क्रम की प्रमुख विशेषता है। अब जब भारत का अध्ययन करेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करेंगे,
तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे इस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब जब आर्कियन क्रम की चट्टानों को हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें लगेगा कि यहाँ पे सोना लोहा पाया जाना चाहिए। अब वहाँ पे खुदाई करेंगे तो हो सकता है सोना मिले या हो सकता है लोहा मिले, कोई ना कोई महत्वपूर्ण धात्विक खनिज अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी के आधार पर या इसीलिए हमें जो है किसी भी स्थान क्षेत्र विशेष की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर एक जो प्राचीन महासागर था, जिसे आज प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, पहले पैंथालसा महासागर के नाम से जाना जाता था, उसी को आदि सागर के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर आदि सागर में उत्पत्ति हो चुकी थी। किसकी? जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। तो ये तो कुछ बातें हो गई आर्कियन एरा से संबंधित। संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि आर्कियन एरा में प्राचीन चट्टानें पाई गईं, जिसमें प्रमुख चट्टानें जो हैं आग्नेय चट्टान से संबंधित थी। आग्नेय चट्टानों में कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट तथा नीस। तो इन सब का अध्ययन हम भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत करेंगे। दूसरा है पेट्रोलियोजोइक एरा। पेट्रोलियोजोइक एरा में कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं घटित नहीं हुई थी, घटित हुई थी लेकिन उसके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब जैसे इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है, अपृष्ठवंशी जीवों की उत्पत्ति से रही है। जीवों की उत्पत्ति तो आदि सागर में हो चुकी थी, आर्कियन एरा में ही, लेकिन अपृष्ठवंशीय अंग्रेजी में इसे नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। अपृष्ठवंशीय जीव, इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन कहाँ हुई थी? गर्म सागरों में, जो उष्णकटिबंधीय सागरों से संबंधित थे, जो गर्म महासागर थे, वहाँ पर नॉन कॉर्डेटा जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी। जीवन का प्रारंभ हो चुका था। अब इनका जो त्वचा था, इनकी जो त्वचा थी बहुत ही नर्म त्वचा थी। तो प्रारंभिक जीवन का जो प्रारंभ है यहाँ से प्रारंभ हो चुका था। और पेट्रोलियोजोइक के अंत तक जो आधुनिक वायुमंडल है, आधुनिक वायुमंडल है, इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। अब आधुनिक वायुमंडल का तात्पर्य क्या है? आधुनिक वायुमंडल का तात्पर्य यह है कि वायुमंडल का निर्माण पूर्ण रूप से हो चुका था। कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति हो चुकी थी, ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो चुकी थी, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। बनने का तात्पर्य यह है कि ऑक्सीजन को जीव जंतु ग्रहण कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे तथा वनस्पतियाँ ग्रहण कर रही थी। अब पेड़ पौधे तथा वनस्पतियाँ ऑक्सीजन को छोड़ रही थी, जो एक लाइफ साइकिल होती है, उसका प्रारंभ हो चुका था। इसी आधार पर कहा जाता है कि जो आधुनिक वायुमंडल का निर्माण है वो कब हुआ है? पेट्रोलियोजोइक एरा में हुआ है। तो ये तो हमारे दोनों हो गए, एक आर्कियोजोइक एरा, एक पेट्रोलियोजोइक एरा। अब इन दोनों से संबंधित एक कॉमन शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। तो हम जहाँ पर भी भूगोल में अध्ययन करते हैं भूगर्भिक इतिहास का, तो वहाँ पे प्री कैम्ब्रियन एरा की बात आती है, पेट्रोलियोजोइक आर्कियोजोइक एरा की बात नहीं आती है। तो आइए अब हम सम्मिलित रूप से आर्कियोजोइक और पेट्रोलियोजोइक अर्थात प्री कैम्ब्रियन युग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसको एक अलग नामावली इयॉन्स की संज्ञा से अभिहित भी किया जाता है। प्री कैम्ब्रियन एरा, इसके पहले जो हमने पढ़ा वो आर्कियोजोइक और पेट्रोलियोजोइक के बारे में था। वो दोनों ही एक महत्वपूर्ण एरा थे, लेकिन उन दोनों सम्मिलित एराओं को मिला करके हमने किस नाम की संज्ञा दी? प्री कैम्ब्रियन एरा की संज्ञा दी, जिसको इयॉन्स के नाम से भी जाना गया। इसका जो कालखंड रहा है
ये सामान्य तौर पर आर्कियोजोइक के प्रारंभ से अर्थात 4 अरब वर्ष से लेकर के प्रोटोलियोजोइक के अंत तक रहा है। प्रोटोलियोजोइक का अंत कब हुआ है? 0.59 अरब वर्ष तक। तो ये जो कालखंड रहा है किसका रहा है? प्रीकैम्बियन महाकल्प या इरा का रहा है। इसके बाद पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, नियोजोइक इत्यादि आते गए हैं, उनके अपने विभिन्न शक भी आते गए हैं। तो प्रीकैम्बियन इरा, अब प्रीकैम्बियन इरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं कुछ इस प्रकार हैं, जिनको आप नोट कीजिए, लिखिए। संपूर्ण प्रीकैम्बियन इरा में, संपूर्ण प्रीकैम्बियन महाकल्प में प्रायः आग्नेय चट्टानों की प्रधानता रही है। प्रायः आग्नेय चट्टानों की प्रधानता रही है। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, साथ ही साथ सुपीरियर झील के समीप सुपीरियर झील के समीप वर्ती भागों, सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों। अब सुपीरियर झील, आप जब यूएसए का मानचित्र देखेंगे कुछ इस प्रकार है, ये कनाडा है, ये आपका यूएसए है। तो यहीं पे कुछ महान झील प्रदेश हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है? सुपीरियर झील, महान झील प्रदेश। इसमें सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है और एक अन्य झील है। तो जो सुपीरियर झील ये वाली झील है जिसकी सीमा कनाडा तथा यूएसए दोनों में है, उसके आसपास जो पर्वतीय क्षेत्रों या पठारी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों का निर्माण प्रीकैम्बियन महाकल्प में हुआ है। अब सम्मिलित रूप से आर्कियोजोइक, प्रोटोलियोजोइक इसमें आ गया है। तो सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों कामा भारत में धारावाड़, ये आपका भारत है, भारत का ये कर्नाटका राज्य है। तो यहाँ पे जो है धारावाड़ एक जिला है, धारावाड़ एक जिला है। धारावाड़ क्रम की चट्टानों का जो सबसे पहला पाया जाना है वो यहीं पे पाया गया था। अब धारावाड़ क्रम की चट्टानों के आधार पर इसका नामकरण क्या कर दिया गया कि धारावाड़। तो इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वो प्रीकैम्बियन महाकल्प में हुआ है। धारावाड़, छोटा नागपुर पठार, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है। अब छोटा नागपुर जो पठार है इसका जो अधिकतम भाग है वो झारखंड में है, झारखंड। कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में आता है, कुछ भाग उड़ीसा में आता है, कुछ भाग बिहार में आता है, कुछ भाग वेस्ट बंगाल में आता है। तो लेकिन जो महत्वपूर्ण भाग आता है वो झारखंड में आता है। तो छोटा नागपुर पठार कामा कुड़प्पा समूह, कुड़प्पा समूह, कुड़प्पा। आप जब आंध्र प्रदेश हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का एक जिला कुड़प्पा है। इसके नामकरण के आधार पर इसका नामकरण, इसके नाम के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। कुड़प्पा समूह कामा दिल्ली रायसेना क्रम, दिल्ली रायसेना क्रम, दिल्ली रायसेना क्रम। अब दिल्ली जानते ही है राष्ट्र की राजधानी है।
दिल्ली में जो पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है उसको रायसेना हिल के नाम से जानते हैं। आपका जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी हिल पर बसा हुआ है। तो दिल्ली, रायसेना क्रम, कामा अरावली, दिल्ली रायसेना क्रम ये है, आपकी अरावली यहाँ पे है, ये पूरी अरावली है। तो अरावली क्रम का जो उत्तरी हिस्सा है वो दिल्ली रायसेना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अरावली पर्वत का निर्माण इसी महाकल्प में हुआ है, इसी महाकल्प में हुआ है। अब तो विभिन्न प्रकार के स्थल खंडों का निर्माण हो गया। अब इसी दौरान एक पर्वत निर्माणकारी घटना का भी विकास हुआ था और उस पर्वत निर्माणकारी घटना का नाम है चर्नियन हलचल। क्या नाम है? चर्नियन हलचल। तो कुछ पर्वतों के नाम दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि यह किस पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है, या पर्वत निर्माणकारी घटना दी जाती है और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर बताना होता है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्वत किस पर्वत निर्माणकारी घटना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो हमारे लिए यह जान लेना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है कि कौन कौन सी पर्वत निर्माणकारी हलचल हैं और उनमें किन किन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। तो जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं हैं उनमें सबसे पहले चर्नियन हलचल आता है, दूसरा कैलिडोनियन, तीसरा हर्सिनियन और चौथा अल्पाइन। ये क्रम के अनुसार है। सबसे पहले आपका चर्नियन हलचल हुआ था, चर्नियन हलचल के बाद कैलिडोनियन, कैलिडोनियन के बाद हर्सिनियन, हर्सिनियन पर्वत के बाद अल्पाइन पर्वतीकरण की घटना घटित हुई थी। अल्पाइन पर्वतीकरण की घटना नूतन है जबकि चर्नियन हलचल क्या है? प्राचीन है। तो आइए देखते हैं कि चर्नियन हलचल के दौरान यह घटना घटी कब। यह घटना घटी प्रीकैम्बियन एरा में, और इस घटना के द्वारा किन किन पर्वतों का निर्माण हुआ, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो जो यूरोप है, यूरोप में इस प्रकार की घटना से निर्मित पर्वतों को क्या कहा गया? फेनोस्कैंडिया। 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 आप जानते हैं कि फिनलैंड और स्कैंडिनेविया दो देश हैं, यूरोप के देश हैं। वहाँ पर जो पर्वत पाए गए वो किस पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित थे? वो चर्नियन हलचल से संबंधित थे। अब लारेशियन पर्वत के साथ आपका अल्गोमन पर्वत, किलार्नियन पर्वत, ये सब किससे संबंधित थी? ये सब नॉर्थ अमेरिका से संबंधित थे। नॉर्थ अमेरिका। एक पर्वत है एजेल्सी, ये स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम लगभग जब तक भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब तक करेंगे, जब तक भारत का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तब तक हम करेंगे, और वह नाम है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का निर्माण चर्नियन हलचल के फलस्वरूप या चर्नियन हलचल नाम की पर्वत निर्माणकारी घटना के फलस्वरूप प्री कैम्बियन एरा में हुआ था। कहा जाता है कि अरावली
विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो कि वर्तमान समय में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जानी जाती है। अवशिष्ट पर्वत के रूप में, कभी इसकी ऊंचाई भी हिमालय जैसी होती थी, लेकिन आज इसकी ऊंचाई अवशिष्ट पर्वत के रूप में हो गई है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे जिनकी उत्पत्ति चैनियन हलचल के फलस्वरूप हुई। ये हमारा हो गया प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। देखिए यहाँ पे एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है, चाहे वो आर्कियोजोइक से संबंधित हो, प्रोटोलियोजोइक से संबंधित हो, या सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से संबंधित हो। अब इन तीनों का जो संबंध है ये भारत से बहुत ही सटीक है, यानी इन तीनों का डायरेक्ट संबंध किसके भूगर्भिक संरचना से है? भारत के भूगर्भिक संरचना से है। हम पढ़ तो रहे हैं भारत की भूगर्भिक संरचना, लेकिन आज हम किसके बारे में जान रहे हैं? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास भारत के भूगर्भिक इतिहास से सीधे तौर पर अंतर संबंधित है। अब नामकरण जो रहा है वो अलग अलग रहा है। भारत में जो नाम रहे हैं पृथ्वी के संदर्भ में वो अलग रहे हैं। अब जैसे भारत में आर्कियन युग को आद्य महाकल्प के नाम से जाना जाता है, जबकि पृथ्वी के संदर्भ में विश्व में आर्कियन इरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो जितने भी शब्दावलियाँ हैं भारत के संदर्भ में वो कुछ इस प्रकार हैं। भारत के लिए महत्वपूर्ण शब्द। अब भारत के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करते हैं जो पृथ्वी के संदर्भ में है आर्कियन इरा, ARCHEANERA। अब आर्कियन इरा को भारत के संदर्भ में क्या कहा जाता है? आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प। अब आद्य महाकल्प को दो भागों में बांटा गया है, आर्कियन और धारावाड़। किसमें? आर्कियन और धारावाड़। अब प्रोटोलियोजोइक। प्रोटोलियोजोइक इरा को हम भारत के संदर्भ में क्या बोलते हैं? पुराण समूह। पुराण समूह। पुराण समूह को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कुडप्पा और दूसरा है विंध्यन। तो ये हो गया। अब बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे, पैलियोजोइक इरा पढ़ेंगे, तो पैलियोजोइक को भारत में अलग नाम से द्रविड़ समूह के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी नामावलियाँ हैं उन सब का उल्लेख करते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना देख लीजिए कि आर्कियोजोइक इरा को भारत में आद्य महाकल्प कहा जाता है, जिसको दो भागों में बांटा गया है, आर्कियन और धारावाड़ युग। पुराण समूह को दो भागों में बांटा गया है, जिसको प्रोटोलियोजोइक के नाम से जाना जाता है, कुडप्पा और विंध्यन। तो ये सब जो नामावलियाँ हैं इनसे आप इनको आप देखते रहिए, इन पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है कि आखिर नाम क्या है। और इंग्लिश मीडियम में भी कभी कभी पुराण समूह डायरेक्ट लिख दिया जाता है। पुराण समूह, पुराणास ग्रुप, कुडप्पा ग्रुप, धारावाड़ ग्रुप। तो यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि यह किससे संबंधित है और उसका उल्लेख हम निश्चित रूप से अच्छे से कर सकें। तो आज के अपने इस लेक्चर के दौरान बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम जो युग बचे हुए हैं